गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हमने जो है वो रेडिएशन प्रेशर स्टार्ट किया था। रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या होता है कि लाइट यदि किसी सरफेस पर डलेगी तो चूंकि लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं तो फोटॉन जा जाके टकराते हैं उससे। तो जो बॉल है वो जब किसी सरफेस से टकराती है तो उसके ऊपर क्या करेगी, एक प्रेशर डालेगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। अब प्रेशर का हमको फॉर्मूला पता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स हमें पता है इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यदि अपन मोमेंटम निकाल लें फोटॉन्स का तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि रेडिएशन प्रेशर किसी सरफेस पे कितना है। तो किसी सरफेस पे लाइट कितना प्रेशर डालेगी ये पता पड़ जाएगा। लेकिन क्या है कि लाइट जब आएगी तो दो ऑप्शंस होंगे कि लाइट या तो सीधी डाल दी गई है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, और एक लाइट जो टेढ़ी आ रही है जिसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, तो दो केसेस ये बन गए कि सीधी लाइट डाली आपने कि थोड़ी सी टेढ़ी डाली लाइट, थोड़ी ज्यादा कुछ टेढ़ी का मतलब थीटा एंगल पर। फिर उसके बाद उसके अंदर तीन केसेस और ये बनेंगे कि जो सरफेस तुमने ली वो मिरर है क्या। यदि मिरर होगी तो लाइट बाउंस बैक हो जाएगी वापस, तो शाइनिंग सरफेस है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा लाइट का। तो आर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो 1 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केसेस में ऐसा होगा कि फुल एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्ट जरा भी नहीं होगी, जैसे कि ब्लैक सरफेस। ठीक है, ब्लैक बॉडीज काली चीजें पूरा खींच लेती हैं और वापस देती नहीं कुछ। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन क्या हुआ 100% और रिफ्लेक्शन हो गया 0%। फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा खींच ले और थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दे, तो जो थोड़ा खींच ले एब्जॉर्ब कर ले तो 20% एब्जॉर्प्शन 80% रिफ्लेक्शन, या 70% एब्जॉर्प्शन 30% रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ भी रेशो में हो सकता है। जैसे मान लो कि जूता होता है काले कलर का जिसमें पॉलिश करी हुई है, तो जो जूता काले कलर का पॉलिश करी हुई है उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी तुम देखो मेरे चश्मे में कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है और मेरी आंखों में जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू है, मतलब कुछ एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है चश्मा और कुछ जो है वो लाइट वापस भी कर रहा है। इसका मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, और ये लाइट ऐसी ऑब्लिक भी आ सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट भी आ सकती है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये 6 केसेस बने, 3 नॉर्मल इंसिडेंस के, 3 ऑब्लिक इंसिडेंस के। तो इसमें से अपन ने ऐसा पढ़ा कि जो सभी केसेस हैं उसके अंदर एक चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन जो है वो है मोमेंटम निकालना, और दूसरा लैम्डा डेल्टा टी की वैल्यू निकालना। यहां तक सब में कॉमन है, और उसके बाद फिर ये केसेस बदलेंगे तो फोर्स और प्रेशर बदलेगा। तो हम सभी को एक एक करके निकालेंगे और उसके बाद में इसमें कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजों को अपन याद कर ले, तो एक टेबल बना के इसको याद भी कर लें। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें सारी चीजें, देखें यहां पे सबसे पहले रेडिएशन प्रेशर है, उसमें 6 केसेस बने, क्योंकि या तो तुम उसको नॉर्मल इंसिडेंस कराओगे लाइट को। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब कैसा, ये ऐसा लाइट सीधे सीधे नीचे की तरफ आ रही है, या फिर तुम उसको क्या करोगे, ऑब्लिक इंसिडेंस कराओगे। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब क्या है, किसी एंगल पे आ रही, ये किसी एंगल पे आ रही। अब नॉर्मल इंसिडेंस कराया तो उसके 3 केसेस बने, और ऑब्लिक इंसिडेंस के भी 3 केसेस बने। 100% एब्जॉर्ब हो गई जैसे ब्लैक बॉडी में होता है, 0% रिफ्लेक्ट हुई। ऐसा का ऐसा ऑब्लिक में 100% एब्जॉर्ब हो गई, 0 रिफ्लेक्ट हो गई, इसको केस 4 बोल दिया हमने। केस 2 में 100% रिफ्लेक्ट हो गई, यानी यूं आई वापस चली गई, यूं आई तो इधर चली गई पूरी। ठीक है, 100% रिफ्लेक्ट हुई, 0% एब्जॉर्ब हुई। लास्ट केसेस में कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट हुई, कुछ परसेंट एब्जॉर्ब हुई, कुछ तो नीचे चली गई एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट भी हो गई, लेकिन सीधी। इसमें कुछ जो है रिफ्लेक्ट ऐसे हुई और कुछ एब्जॉर्ब भी हो गई। तो ये सारे के सारे केसेस हमने पढ़ लिए हैं, मतलब पता पड़ गया हमको कि हाँ इतने तरीके के केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका एक टेबल बना लीजिए फटाफट। पॉज का बटन दबाएं, टेबल बना लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नीचे टेबल बना लें। चलिए और नीचे ले रहा हूं। हाँ, अब उसके आगे के देखिए, इन ऑल केसेस, इसका मतलब सभी केसेस में जो फॉर्मूले कॉमन है वहां तक अपन लिखेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, वैसे तो ये स्केलर क्वांटिटी है पावर, तो इंटेंसिटी और ये वेक्टर है तो आई डॉट ए हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू आई ए फॉर्मूला हो गया पिया। ठीक है, अब पावर का एक फॉर्मूला और है, पावर इज एनर्जी अपॉन डेल्टा टी टाइम। तो एनर्जी अपॉन डेल्टा टी, एनर्जी किसका, फोटोन का, वो एस सी बाय लेमडा होता है, तो पावर हो गया एस सी बाय लेमडा डेल्टा टी। अब ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, ये वाली और एक ये वाली इक्वेशन, ये 1 और 2 बोल दो उसको, और 1 और 2 को यहाँ पे अपन ने लिखा कि 1 लिख दिया है 2 लिख दिया, इसको कंबाइन कर दो आपस में, इन दोनों की पावर बराबर कर दो,
तो आई ए किसके बराबर हो जाएगा, एस सी बाय लेमडा के। तो आई ए को एस सी बाय लेमडा कर दिया, तो इससे लेमडा डेल्टा टी की वैल्यू आ गई एस सी बाय आई ए। ये तो हमें बार बार चाहिए रहेगी, ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमें बार बार चाहिए होगी। उसके बाद हम निकालेंगे मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन भी हमें चाहिए रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला होता है एच अपॉन लेमडा, एच अपॉन लेमडा। दिस इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, ठीक। यहां तक समझ में आई बात। तो मोमेंटम तो हमें पता पड़ गया, एच अपॉन लेमडा। अब फटाफट सारे केसेस एक बार फिर से देखें अपन। तो एक मिनट रुके। सबसे पहला केस क्या था, तो फर्स्ट केस जो है वो ये था कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है और 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो केस नंबर 1 जो है पहले समझाया था मैंने एक बार। केस नंबर 1 जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है और नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब थीटा 0 डिग्री है, ठीक। तो थीटा 0 डिग्री है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखें कि अगर कोई सी लाइन यूं करके इधर से आई और उसका जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, फोटॉन्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, तो उस सरफेस पे हमको ये बताना है कि मोमेंटम का चेंज कितना हुआ। तो जो मोमेंटम इनिशियली आया, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू P1 विच इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। उसके बाद जो फाइनल मोमेंटम आया वो आया P2 विच इज इक्वल टू 0। फाइनल मोमेंटम P2 क्यों 0, क्योंकि रुक गया ना, और एब्जॉर्ब हो गया तो रुक ही गया। अब व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम इज 0 माइनस इनिशियल मोमेंट इज h बाय लेमडा। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस h बाय लेमडा। अब यहां पे एक चीज ध्यान दें, हमने ये जो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है इसको लिया है प्लस और ऊपर जाते हुए को लिया है माइनस। तो माइनस यदि आ रहा है तुम्हारे फॉर्मूले में कहीं पर, इसका मतलब अपवर्ड मोमेंटम है, और ये अपवर्ड डाउनवर्ड पता करना बहुत जरूरी है। अभी लास्ट वाले केस में तुम्हें पता पड़ेगा ऐसा क्यों। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, चेंज इन मोमेंटम इज h अपॉन लेमडा, और यहां लिख दिया अपवर्ड्स, ठीक। यहां तक समझ में आई बात, h अपॉन लेमडा अपवर्ड्स, ये चेंज इन मोमेंटम है। अब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसलिए फोर्स की जगह तुम क्या लिखोगे, h अपॉन लेमडा डेल्टा टी, ऐसा लिखोगे। और इसको h लेमडा डेल्टा टी को रिप्लेस करोगे, और ये हर केस में रिप्लेस करोगे। कहाँ है ये वाला लेमडा डेल्टा टी से सी बाय आई ए। लेमडा डेल्टा टी इज इक्वल टू एस सी बाय आई ए से रिप्लेस करेंगे यहां पे, ठीक है। तो इससे फोर्स मिलेगा h अपॉन एच सी, और आई ए ऊपर गया, h से h कैंसिल हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू आई ए अपॉन सी आया। तो ये फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। वैसे फोर्स की जगह प्रेशर याद रखेंगे अपन, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। वास्तविकता में ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स जो है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नहीं होगा तो उसका कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस। नहीं होगा तो हम उसका कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो फोर्स परपेंडिकुलर लिख दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स आया वो परपेंडिकुलर ही है सरफेस के, इसलिए मैंने दिखाया था कि उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन अपवर्ड्स। और जब किसी फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा तो वो सरफेस से परपेंडिकुलर ही होगा। इसको अपन ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सरफेस जो है उससे हम परपेंडिकुलर ही हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा,
जो एफ आया उसकी जगह लिखा मैंने आई ए बाय सी, ठीक है, और एक ए ये लिखा हुआ ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू आई अपॉन सी आया। ये रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट में एक टेबल बना दूंगा मैं, ठीक है, ताकि क्या है कि आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखने पड़ेंगे। ये डेरिवेशन मैंने पिछली क्लास में भी करा दिया था, पर चूंकि अभी 6 केस में एक साथ करा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको रिपीट किया, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हर केस में कहाँ से लेना है। तो ये आया आपका केस नंबर 1, ठीक है। चलिए अभी जो इसको नोट करना चाहे कर ले, नहीं तो बहुत सारे पास नोट होगा। पॉज दबा दें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, ठीक। अब आगे यहां से अपने को, ये तो सब रिकैप था, आज यहां से आगे पढ़ना है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है, एब्जॉर्प्शन 0 है, रिफ्लेक्शन 1। इसका मतलब 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है का मतलब क्या है, ये सरफेस ऐसी है, इस सरफेस के ऊपर लाइट आ रही है, और ये सरफेस पे जो लाइट आ रही है वो ऐसी की ऐसी वापस जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट आ रही है इसके ऊपर, यहां से ये ऐसी की ऐसी पलट रही है, 100% रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एब्जॉर्ब जरा भी नहीं हो रही है, तो ये जो सरफेस है ये एब्जॉर्ब नहीं कर रही, 100% क्या कर रही है, 100% रिफ्लेक्शन वाला केस है ये। अब सिंपल है, तुम मोमेंटम से स्टार्ट करना। हर केस में तुम क्या करना, इनिशियल मोमेंटम, डायरेक्शन सहित अपने को पता है इनिशियल मोमेंटम क्या है। इनिशियल मोमेंटम इज h बाय लैम्डा, फिर लिखना फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस h बाय लैम्डा। बोले ऐसे कैसे हो गया, अरे इनिशियल इधर था, तो जब पूरा ही पलट गया तो मोमेंटम तो पूरा ही ले गई ना वो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया, इस साइड जो है डायरेक्शन तुम्हारा पॉजिटिव है, ऊपर साइड तुम्हारा डायरेक्शन निगेटिव है, इसलिए जो फाइनल मोमेंटम आया माइनस में आ गया। अब तुम क्या निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस h बाय लैम्डा माइनस h बाय लैम्डा। ऐसा क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ गया भाई, इट इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब इट इज चेंज इन मोमेंटम जो आया ना वो आया 2h अपॉन लैम्डा अपवर्ड्स, पहले भी अपवर्ड्स ही था, हर बार अपवर्ड्स आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद क्या करना, फोर्स निकालना। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो फोर्स इज इक्वल टू 2h बाय लैम्डा डेल्टा टी। बस ये जो लैम्डा डेल्टा टी है ना, इसी की वैल्यू अपन पुट करते हैं, ये लैम्डा डेल्टा टी। तो लैम्डा डेल्टा टी इज इक्वल टू, अच्छा अपवर्ड फोर्स है, यहाँ लिख देता हूँ। लैम्डा डेल्टा टी अपन ने क्या निकाला था, तो ये था अपना लैम्डा डेल्टा टी, एस सी बाय आई ए, ठीक है। लैम्डा डेल्टा टी क्या है, एस सी बाय आई ए, तो इसकी जगह अपन ने लिखा है एस सी बाय आई ए, एस सी बाय आई ए। इसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा तो फोर्स मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2h, और एस सी और बाय आई ए ऊपर चला गया, एस से एच कैंसिल हो गया, तो फोर्स आया 2IA बाय सी, दिस इज द फोर्स, ठीक है। अब फोर्स नहीं चाहिए अपने को, रेडिएशन प्रेशर चाहिए, तो फोर्स अपॉन एरिया इज रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों, क्योंकि अपवर्ड फोर्स आया ना, तो अपवर्ड फोर्स इसका मतलब ऐसा, तो सरफेस के तो परपेंडिकुलर हुआ ना 90 डिग्री में, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स की जगह डाला जा सकता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2IA बाय सी, और ए के नीचे लगा हुआ, ए से कैंसिल, तो प्रेशर इज इक्वल टू 2I बाय सी हो गया, ये डाल दिया अपन ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकेंड केस, ये जनरली दो केसेस में क्वेश्चन बहुत आते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस। I बाय सी
ये वाला, और उसके बाद जो है वो नीचे वाला 2i/c। ठीक है, ये याद रखना है तुमको, तो इसको नोट कर लें केस नंबर 2 को। फर्स्ट 2 केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हो गया, पॉज दबा दें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं। अब उसके बाद थर्ड केस में क्या है वो ऐसे जाएगा और फिर यूं टकरा के थर्ड केस में कुछ हिस्सा जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ऊपर नीचे ही रहेगा। चलिए थर्ड केस देखें अपन। थर्ड केस में नॉर्मल ही जा रहा है, इसका मतलब केस नंबर 3 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, एब्जॉर्प्शन इज नॉट 0 एंड रिफ्लेक्शन इज नॉट 0। मीन्स ये दोनों हैं थोड़े थोड़े। अब थोड़े थोड़े हैं मतलब हो क्या रहा है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे हमने लाइट डाली तो उसके अंदर कुछ फोटॉन्स हैं। अब ये जो फोटॉन्स है कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं और कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं और कुछ क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है। दोनों बातें चल रही हैं। अब दोनों बातें चल रही हैं तो ये जो सरफेस है इसमें कुछ % रिफ्लेक्ट हो रहा। तो हमने क्या किया, हमने बोला फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स अलग निकाला, और फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स ये पहले निकाल लो। एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स, तो तुमको याद हो तो फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटॉन इज केस 1, उसमें 100% एब्जॉर्ब हो गया ना केस 1 में। तो उसके पे फोर्स क्या आया था तुमको याद है, I/c आया था, I/c इंटू ए। अरे अभी तो निकाला, I/c इंटू ए, फोर्स क्या आया था, ये वाला आया था, ये वाला I/c इंटू ए, और किस साइड आया था, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज अपवर्ड्स। ये वाला फोर्स किधर आया था, अपवर्ड्स। ठीक है, तो इस वाले केस में IA/c अपवर्ड्स है और दूसरे वाले केस में 2IA/c अपवर्ड्स। दोनों ही केसेस में अपवर्ड फोर्स था, पर एक में IA/c था, एक में 2IA/c था। इसमें IA/c लिखा हमने और साथ में लिख दिया अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स, लेकिन पूरा तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। कितना, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन है कितना उसके अंदर, एब्जॉर्प्शन इज नॉट 0 मीन्स देयर इज एन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, तो उसका इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा। इट इज फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। जैसे 12% है तो ये 12% यहाँ पे इंटू 12/100 हो जाएगा। यही तो है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशंस। ये क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशंस। अब अगर टोटल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करोगे तो एक तरीके से देखा जाए तो परसेंटेज ही आ गया ना ए का मतलब। बस ये होता है कि 100 का मल्टीप्लाई नहीं होता इसमें, जैसे लिखा रहता है 0.8, मतलब एग्जाम्पल ये है कि 80% एब्जॉर्ब, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज आएगा, अदरवाइज 0.8 का मतलब होता है 8 एब्जॉर्ब हो गए 10 में से। ठीक है, 10 रेडिएशन फेंके गए तो उसमें से 8 एब्जॉर्ब हो गए, ये मीनिंग होता है इसका। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूं इसमें ए, ठीक, ए ही लिखा हुआ ब्लैक से लिख देता हूँ, और ये वाला जो लिखा है ना इसको भी मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ए, और इसका अपवर्ड है एब्जॉर्प्शन के कारण। ठीक, दूसरा देखें, इसमें दूसरा फोर्स भी है, तो फोर्स ड्यू टू क्या, रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। जब फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे तो इट इज केस 2, लेकिन इसमें कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज 2IA/c, तो फॉर्मूला था, इंटू आर और हो गया, 2IA/c याद है, इंटू आर आ गया, और है अपवर्ड, ये भी अपवर्ड्स। तो टोटल फोर्स इन केस 3 is F total which is equal to F due to absorption plus F due to reflection.
तो एफ जो टोटल आया इट इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन के कारण आया आई ए बाई सी इंटू ए प्लस एफ रिफ्लेक्शन क्या आया 2IA/C इंटू आर। ठीक, इनमें से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमें ऐसा पता है कि A प्लस आर बराबर 1 होगा, क्योंकि जैसे मान लो 20% एब्जॉर्ब हुआ और 80% रिफ्लेक्ट हुआ तो 100% हुआ ना, हमेशा ही 100% होगा वो। तो अगर इसको 70% कर दोगे तो ये 30% हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो 100% ही। इसका मतलब यदि ये 0.7 है तो ये 0.3 है, तभी तो ये 1 हुआ। इसका मतलब ये अगर A है और ये अगर R है तो उसका सम 1 होगा। ठीक है, तो A प्लस आर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A को 1 माइनस आर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर A प्लस आर 1 है तो A कितना है, 1 माइनस आर। तो जो A है उसकी जगह 1 माइनस आर डाल देना यहाँ पे, तो तुम्हारा एफ टोटल आ जाएगा। एफ टोटल इज IA/C ब्रैकेट में 1 माइनस आर प्लस 2IA/C इंटू आर। इनमें से कॉमन क्या निकालोगे, कॉमन निकालोगे IA/C, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस आर प्लस 2R। तो इससे मिलेगा IA/C ब्रैकेट 1 प्लस आर। ये तुम्हारा फोर्स आया टोटल इस केस में। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन इसको ले जा रहे हैं प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, जनरली प्रेशर पूछा जाता है फोर्स की जगह, पर फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आता भी आएगा आगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो दिस इज फोर्स परपेंडिकुलर एंड इट इज अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स क्यों है भाई, क्योंकि पहला फोर्स भी अपवर्ड था, दूसरा फोर्स भी अपवर्ड है, तो टोटल भी अपवर्ड ही होगा। तो इसलिए अपन इसको, चूंकि परपेंडिकुलर फोर्स है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में, कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो IA/C ब्रैकेट में क्या हुआ, 1 प्लस आर, और C से A से डिवाइड कर दिया इसको एरिया से, तो A से A कैंसिल हो गया। तो इससे क्या मिला तुम्हें, I/C इंटू 1 प्लस आर। ये आ गया तुम्हारा रेडिएशन प्रेशर, जिसकी खोज में तुम बरसों से थे। ठीक है, आज जाके मिला तुम्हें ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे। चलिए, ये फाइनली ये आंसर भी याद रखना है, आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना है वहां परीक्षा में, सिर्फ समझ लीजिए और याद करें, और बस ये पहचान लेना 6 में से केस कौन सा पूछा उसने। चलिए नोट करें फटाफट इसको, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे। ठीक है, तो ये 3 केसेस जो आए हैं अपने, एक में प्रेशर आया I/C जब 100% एब्जॉर्ब, पूरा रिफ्लेक्ट 2I/C। उसके बाद अगर वो बोलता है कि कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट कुछ परसेंट वो, तो P इक्वल टू I/C 1 प्लस आर। अब देखा जाए तो यही फॉर्मूला काम का है, P इक्वल टू I/C 1 प्लस आर। वो दो इसी के केसेस हैं। एक केस में A 0 था, A 0 था तो R1 था, तो इस वाले में R1 रखोगे तो 2I/C हो जाएगा ना। एक केस में R 0 था, पूरा एब्जॉर्ब हो रहा था फर्स्ट केस, तो I/C हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है ना, I/C ब्रैकेट में 1 प्लस आर। अब वो देख लेना कि रिफ्लेक्शन करा रहा है कि क्या करा रहा है। आ रही बात समझ में? देखें एक बार, जो फॉर्मूला है मेन वो यही है, इससे ही केसेस बने हैं। केस 1 100% एब्जॉर्ब, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के केस में रिफ्लेक्शन होता है 0, 100% एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब पुट कर दो इस वाले में, इस फॉर्मूले में पुट कर दो R बराबर 0, इससे P मिल जाएगा, P बराबर I/C। ये केस 1 बन गया, यही तो बनाया था, और इसी से केस 2 बन जाएगा, इसी से केस 2 बन जाएगा। केस 2 में क्या करोगे तुम, तो केस 2 में हम क्या बोलेंगे, केस 2 में हम ऐसा बोल रहे थे कि 100% रिफ्लेक्टेड। जब 100% रिफ्लेक्टेड होगा तो R1 होगा,
R1 को जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे यहां पे, तो P बराबर I बाय सी 1 + 1 = 2, तो 2I बाय सी बन गया ना, ये केस 2 बन गया। तो केस 1 और केस 2 तो इसी से डिराइव हुए है ना। हुआ क्या है, बस ये देख लेना कि मिरर हुआ है तो R बराबर 1 है, और ब्लैक बॉडी दे रखी है तो R बराबर 0 है, और इस फॉर्मूले पुट कर देना। अगर जनरल बॉडी होगी तो R देगा कितना। ठीक है, तो यही मेन केस था जिससे दो केस बन गए थे। ठीक, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसको लिखना हो तो लिख लें पॉज दबा के। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे यूं आके टकराता और एब्जॉर्ब हो गया, मतलब इधर ही चला गया। एक केस में यूं आया और रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब वापस चला गया, और तीसरे केस में यूं आया और इधर साइड चला गया। ठीक है ना, तो ये सेकंड केस में भी उधर ही साइड जाएगा, क्योंकि एंगल पे आएगा तो उधर ही जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, यूं आया, टेढ़ा आया, एब्जॉर्ब हो गया। सेकंड केस में आया और उधर रिफ्लेक्ट हो गया। थर्ड केस में आया और उधर भी रिफ्लेक्ट हुआ और एब्जॉर्ब भी हो गया। ऐसा हुआ, जैसे मिरर का केस होता है वैसा केस है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं अपन, फर्स्ट केस बनाते हैं उसका, ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, केस क्या बनेगा, केस नंबर 3, ऑब्लिक इंसिडेंस। इसका मतलब थीटा इज थीटा, 100% एब्जॉर्ब्ड, इसका मतलब ब्लैक बॉडी। ठीक है, दिस इज केस नंबर 3। हुआ क्या इसके अंदर, तो डायग्राम बनाया इसका, ऐसा था, लाइट यूं आई, नॉर्मल से थीटा एंगल बनाते हुए आई, और ये जो लाइट आ रही है इसके अंदर जो फोटॉन्स हैं, वो फोटॉन्स जो है वो सरफेस में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, फोटॉन्स क्या हुआ, सरफेस में एब्जॉर्ब होगा। और सरफेस में एब्जॉर्ब हो गए तो आए तो टेढ़े थे, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज P1 विच इज इक्वल टू लैम्डा, क्या फॉर्मूला था इसका, मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। लेकिन ये याद रखें कि मोमेंटम का डायरेक्शन ये था इनिशियल, तो मैं इसको सिर्फ एरो से लिख देता हूं यूं, इट इज द डायरेक्शन, ध्यान रखें। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या था, तो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन जो था वो ऐसा था, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है भाई, अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम तो 0 होगा, हाँ कि नहीं। फाइनल मोमेंटम P2 इज 0 बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब्ड। अब जब एब्जॉर्ब हो गया तो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, बोलो क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा P विच इज इक्वल टू P2 माइनस P1, लेकिन वेक्टर्स हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 तो 0 है, माइनस P1 इज h/λ। इसका मतलब डेल्टा P इज माइनस h/λ, जो ये बता रहा है कि डेल्टा P h/λ है, लेकिन माइनस ये बता रहा है कि जो इनिशियल डायरेक्शन था उससे अपोजिट डायरेक्शन। आई बात समझ में, यहाँ पे माइनस प्लस ऐसा वाला नहीं है, हमने इसको जो लिया, जो भी डायरेक्शन इनिशियल था उस इनिशियल डायरेक्शन से माइनस ना डायरेक्शन पलट के यूं हो गया। अब मैं इसको वेक्टर में भी ले आ सकता हूं, पर जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल सी लाइन है कि ये यूं आया है तो यूं जा रहा है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अपोजिट हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम हुआ h/λ, लेकिन इस डायरेक्शन में हुआ, दिस इज द डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है ये है कैसा, तो वास्तविकता में सरफेस के साथ यू में थीटा एंगल बना रहा है, इधर साइड से थीटा बना रहा है, क्योंकि थीटा से आया था थीटा से चला गया था। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम एंड द डायरेक्शन इज गिवन, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम एंड डायरेक्शन इज गिवन। अब चेंज इन मोमेंटम जब आ गया है तो इससे अपने को आएगा फोर्स निकालना, फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो विच इज इक्वल टू h/λ डेल्टा t, दिस इज द फोर्स, h/λ डेल्टा t, ये फोर्स है उसका। ठीक है ना,
लेकिन इस केस में ये जो फॉर्मूला यहाँ साइड में आ रहा है ना, लैम्डा डेल्टा टी इक्वल टू एस सी बाई ये नहीं लगेगा, क्योंकि याद रखो वो इंटेंसिटी क्या लिखा है ऊपर, पावर अपॉन एरिया, उसके आगे मैंने लिखा है पी इक्वल टू आई डॉट ए है, डॉट ए इसका मतलब बीच में कॉस थीटा आएगा। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि पहले 3 केसेस में कॉस जीरो था, वही नॉर्मल इंसिडेंस था, तो नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंस जीरो था, तो इसलिए वहां पे जीरो आया था, कॉस 0 1 होता है, लेकिन अब यहाँ पे थीटा है, तो उन 3 केसेस में जो आने वाले हैं इसमें यहाँ पे ए के साथ कॉस थीटा के साथ ए आएगा, मतलब ए के साथ कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो ये जितना भी ए है उसकी जगह कॉस थीटा भी लिखना है। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, तो ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने लिया यहाँ पे ये सही है, लेकिन कॉस थीटा के साथ लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली इन ऑल केसेस को मेरे को ऐसा लिखना चाहिए एट 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, तब लगेंगे ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। बचे हुए केसेस जो 3 थे ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए, उसके अंदर हमको यहीं एक लाइन खींच देनी चाहिए, ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, तो ऑब्लिक इंसिडेंस यानी केस नंबर 4, 5 और 6 में ये लगेगा, 4, 5 और 6 ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में। तो यहां पे कुछ नहीं करना, आई ए जो है ना, ये वाला जो एक्सपांड होता है ना, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा हो जाती है। कॉस थीटा इसलिए हो जाती है क्योंकि एरिया का वो कंपोनेंट जिस पे लाइट पड़ रही है, समझ में आई बात, ये लाइट ऐसे पड़ रही है ना टेढ़ी, तो इस एरिया का वो कंपोनेंट जिस पे लाइट पड़ रही है, तो उसका कॉस कंपोनेंट ले लिया हमने एरिया का। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ए के साथ कॉस थीटा और चिपक जाएगा, जहाँ ये था वो कॉस थीटा आ जाएगा। तो बाकी सब स्टेप वही है, ये लैम्डा डेल्टा टी इज इक्वल टू एस सी अपॉन आई ए कॉस थीटा आएगा। आई बात समझ में, आई ए कॉस थीटा क्यों आएगा, क्योंकि जब ये ए था तो ये चेंज हो के ऐसा हो जाएगा ना, तो ये केस नंबर 4, 5 और 6 में ये फॉर्मूला लगेगा, और केस नंबर 1, 2 और 3 में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो अब क्या हो गया, एस सी अपॉन आई ए कॉस थीटा, ये याद रखना, लेमडा डेल्टा टी इज एस सी अपॉन आई ए की जगह एस सी अपॉन आई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अपन वापस इस क्वेश्चन पे चले जाएं, ऑब्लिक वाले पे। ये ऑब्लिक इंसिडेंस आ गया ना हमारा, इट इज केस नंबर 4, केस नंबर 3 नहीं है, केस नंबर 4 है ऑब्लिक इंसिडेंस। तो उस केस में लेमडा डेल्टा टी इज एस सी अपॉन आई ए कॉस थीटा। अब इसकी जगह ये पुट कर दो, जिससे तुम्हें फोर्स मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एच लेमडा डेल्टा टी, लेमडा डेल्टा टी की जगह क्या पुट करना है, एस सी, और ऊपर हो गया आई ए कॉस थीटा, ये एस से एस कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा फोर्स आ गया इससे आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, दिस इज द फोर्स। ठीक है, z जैसा दिख रहा है, इसको चेंज कर दूं, आई लिख दूं इसको, आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, ये तुम्हारा आ गया इसका फोर्स। ठीक है, आई ए कॉस थीटा अपॉन सी। अब तुम्हें निकालना प्रेशर, फोर्स ये इधर निकला। अब पहली चीज फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है, इट इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का भी ये डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम का भी ये डायरेक्शन है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है, मैं सिर्फ यहां बना रहा हूं, ठीक है ना, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंगल थीटा पे। मैं इसको आई जे के में भी ले सकता हूं, लेकिन कौन कॉम्प्लेक्स करे, ऐसा समझ में आ रहा है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट इज प्रेशर, दैट इज द रेडिएशन प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अब
क्या इस सरफेस से ये फोर्स परपेंडिकुलर है? नहीं है। पहले केसेस में, 3 केसेस में था क्या? तो हाँ था, क्योंकि यूं जाती थी लाइट तो फोर्स ऊपर आया था। पहले केस में भी अपवर्ड आया, दूसरे में भी अपवर्ड आया, तीसरे में ऐड करा था अपवर्ड को ऐड करके अपवर्ड ही आया था। तो हर केस में परपेंडिकुलर आ रहा था पहले 3 केसेस में। लेकिन अब फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर, तो अपन फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे बचे हुए केसेस में। तो दैट इज एफ कॉस थीटा, फोर्स का परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ठीक है, ये एफ कॉस थीटा का जो थीटा है ये इसलिए लिया है क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस साइड होगा एफ साइन थीटा। अब जो प्रेशर होता है ना वो यही वाला कंपोनेंट लगा पाता है। तो तुमको समझ में आ रहा होगा ना कि इधर वाला कंपोनेंट तो इससे फिसल के निकल जाएगा, सरफेस से प्रेशर कहाँ से लगाया? प्रेशर लगाने वाला कंपोनेंट कौन सा? एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। अब एफ ऑलरेडी कॉस थीटा लगा हुआ है और एक कॉस थीटा और आ गया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, तो प्रेशर इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा और साथ में कॉस थीटा और लगा हुआ है और अपॉन में सी ये वाला और एरिया का ए और इसका ए कैंसिल हो गया। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आया? आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। ठीक है, प्रेशर क्या आया? आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। ये किस केस में आया? ओनली एब्जॉर्प्शन, केस नंबर 4, यानी ब्लैक बॉडी के केस में 100% एब्जॉर्प्शन, 100% एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी, केस नंबर 4। ठीक है, तो इट इज केस नंबर 4। अब ये केस नंबर 4 आप लिख लें। अच्छा, अब है ना मन से वो नहीं लगाए कि केस नंबर 5 में ऐसा हो जाएगा, हर बार डिराइव करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है इसमें। चलिए पॉज बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। ठीक, अब उसके बाद जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या होगा? 100% रिफ्लेक्शन, यूं गया इधर गया, जैसे सादे मिरर में होता है, ऑब्लिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। तो वो भी हमको ऐसा ही डिराइव करना पड़ेगा। इसमें कहीं शॉर्टकट नहीं मारा जा सकता है कि इसमें आई कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसमें भी ऐसा ले लो, नहीं, उसमें है ना आई में स्क्वायर नहीं आएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा, इधर नहीं आएगा, सब चेंज हो रहा है फॉर्मूले में। तो कंसेप्चुअली देखना पड़ेगा। थर्ड वाला तो और भी कठिन है, लास्ट में हम टेबल बना के याद करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको पता पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है इनमें से। ठीक है, वो डेरिवेशन से ही आता। तो चलिए अब अपन थर्ड वाला केस बनाते हैं, सेकंड केस बनाते हैं, मतलब इसका 5th केस बन गया टोटल का। तो 4 तक हो गए थे, केस नंबर 5 बना रहा है। केस 5 बोलो क्या है? सबसे पहले रिफ्लेक्शन है 100%, एब्जॉर्प्शन है 0% और सरफेस नॉर्मल नहीं है एट एंगल थीटा, ऑब्लिक। इसका मतलब सबसे सही एग्जांपल है इसका मिरर। ये मिरर में अपन क्या करते हैं? नॉर्मल खींच लेते हैं पहले, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर बराबर होता है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे फोटोन आ रहे हैं और वही के वही फोटोन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहे हैं। 100% जो है वो आ रहे हैं और वैसे के वैसे इधर जा रहे हैं। और ये भी बात पक्की है कि इधर वाला एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये वाला है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड। अब वो बोल रहा है कि भाई बताओ कितना प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि सूरज की रोशनी में शीशे को रख देने से उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है ये पूछ रहा है। सूरज की रोशनी में शीशा रख दिया, सूरज की रोशनी में शीशा रख दिया, थीटा एंगल पर।
अब सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालो। पहली स्टेप तो वही लेते हो ना तुम, इनिशियल मोमेंटम। हम नहीं लेते, सर लेते हैं बोले पहली स्टेप, हम कहाँ लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो ये इनिशियल मोमेंटम होगा h अपॉन लेमडा, ये था उसका इनिशियल मोमेंटम p1। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, h अपॉन लेमडा के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि एक इधर एक इधर, और जब ये जा रहा होगा ना तो भी इसका एक कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा, एक कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। जब ये आ रही थी लाइट तो दो कंपोनेंट की, जा रही थी तो दो कंपोनेंट की। ठीक है, अब यहां पे थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा होगा तो ये मोमेंटम साइन थीटा हुआ, इनिशियल मोमेंटम साइन थीटा हुआ। ये हुआ इनिशियल मोमेंटम कॉस थीटा। फिर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये फाइनल मोमेंटम का कॉस थीटा, P2 कॉस थीटा। ये फाइनल मोमेंटम का साइन थीटा, तो P2 साइन थीटा। चार कंपोनेंट्स कर दिए, 1 2 3 4। इसके अंदर से चेंज कितना हुआ, तो देखो ये कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हुआ, ये पहले भी इधर ही जा रहा था, अभी इधर जा रहा है, तो चेंज नहीं हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम कुछ भी हो, मैं तो सीधे फाइनल चेंज इन मोमेंटम निकाल रहा हूं इस केस। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो यहां पे फाइनल मोमेंटम है P1 cos थीटा। मैं इसको IJK में ले जाऊंगा अगर तुम्हें नहीं समझ में आता हो तो। ठीक है, IJK में ले जाता हूं, चलो तुमको वेक्टर से करा देता हूं क्वेश्चन। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालना हूं। इनिशियल मोमेंटम P1 देखो वेक्टर में कैसे लगाओगे, ये है cos थीटा, नीचे वाली को अपन ने लिया है पॉजिटिव, ऊपर वाली को हमने लिया है निगेटिव। ठीक है, अब ये वाला जो है ये P cos थीटा है, इट इज P cos थीटा। नीचे आ रहा है तो प्लस I। अच्छा, तुम IJ में लेना चाहते हो तो तुम IJ में जो स्टैंडर्ड IJ लेते हो वैसे ले लो, तुम जो निशान लेना चाहो ले लो, तुम्हारी इच्छा। अगर वेक्टर में लेना तो ये I कहलाएगा, ये माइनस I कहलाएगा, ये J कहलाएगा, ये माइनस J कहलाएगा, तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो इसके साथ तुमको क्या लिखना पड़ेगा, P1 cos थीटा के साथ माइनस J लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस J की दिशा में है ना P1 cos थीटा। P1 cos थीटा किसकी दिशा है, माइनस J की दिशा में। तो इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस J कैप। ठीक है, फिर ये प्लस P1 साइन थीटा, तो P1 साइन थीटा के आगे क्या लिखना पड़ेगा, I कैप, इट इज I कैप। ये वेक्टर मेथड से किया, पिछले वाले सारे भी वेक्टर से कर सकते थे पर समय लगता है, पर इसको करना मजबूरी है। अब यहां पे मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू P2 विच इज इक्वल टू, ये कितना है P2 साइन, तो पहले कॉस लिख लेता हूं मैं, तो P2 cos थीटा। P2 cos थीटा काय में भाई, J में, तो J लिख दिया इसके ऊपर, प्लस P1 साइन थीटा काय में, I में, ये I लिख दिया। नियम अनुसार पहले I लिखना चाहिए बाद में J लिखना चाहिए, पर आगे पीछे कर दिया तो चलेगा। अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लो भाई, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम माइनस करके। तो क्या निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर विच इज इक्वल टू, देखो यहां पे P2 cos थीटा J कैप प्लस P1 साइन थीटा I कैप। ये तो P2 लिख दिया मैंने, P1 लिख देना, P1 cos थीटा माइनस J कैप प्लस P1 साइन थीटा I कैप। अब इससे क्या मिलेगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बीच में माइनस लगा, ये प्लस है, और ये दोनों ऐड हो गए, तो इट विल बी 2P2 cos थीटा J कैप। इसका मतलब 2P2 cos थीटा लिखना है, और J कैप देखो अपवर्ड है, तो इसको सीधे सीधे लिख दो अपवर्ड्स, और
बाकी की कहानी छोड़ दो, जे आई जे फिर हटा दो। So this is the change in momentum which is equal to 2 p is h upon lambda into cos theta and the change in momentum is upwards। ये काम की चीज आ गई, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज अपवर्ड्स। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम के बाद क्या निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम के बाद निकालते हैं अपन फोर्स। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम के बाद क्या निकालते हैं अपन, फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इट इज इक्वल टू 2h cos थीटा अपॉन लेमडा डेल्टा टी। तो इससे फोर्स आ गया 2h cos थीटा अपॉन लेमडा डेल्टा टी, और ये फोर्स जो है ना ये अपवर्ड है, ये हमारा फाइनल फोर्स आया। लेकिन अभी अपन इसमें लेमडा डेल्टा टी की वैल्यू डालेंगे। अब लेमडा डेल्टा टी की वैल्यू याद करो, वो हमने पिछली बार क्या डाली थी, लेमडा डेल्टा टी की वैल्यू तो ये डाली थी एस सी बाय आई ए कॉस थीटा, क्योंकि इंटेंसिटी आई और एरिया में कॉस थीटा का, इंटेंसिटी आई और एरिया में थीटा है। इंटेंसिटी यहां से आ रही है और एरिया इधर से, तो एरिया का वेक्टर लिया जाता है, एरिया के वेक्टर के से आंसर थीटा है, उसका एंगल थीटा है, एरिया का वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो इसलिए इसमें कॉस थीटा लगेगा। तो पुट डेल्टा लेमडा टी इज इक्वल टू, क्या पुट करना है भाई, वो जो ऊपर आया था उसी को, लेकिन कॉस थीटा सहित पुट करना। क्या था वो, 2h cos थीटा अपॉन लेमडा डेल्टा टी, क्या था ये वाला, एस सी बाय आई ए कॉस थीटा, एस सी बाय आई ए कॉस थीटा, ये पुट करना। तो इसको पुट कर दो इसकी जगह, इससे फोर्स मिल जाएगा 2h cos थीटा अपॉन एस सी, और आई ए कॉस थीटा ऊपर चला गया। किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो पलटा के मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो इसको पलटाया मल्टीप्लाई कर दिया, एस से एच कैंसिल। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू 2ia कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, 2ia कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, ये आ गया फोर्स। अब फोर्स से अपन प्रेशर निकालते हैं, ये फोर्स आ गया केस नंबर 4 का, फोर्स से अपन प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ये बताओ कि ये फोर्स का डायरेक्शन क्या आया, उसका आंसर अपवर्ड आया। तो ये अगर अपवर्ड आया फोर्स का डायरेक्शन, तो क्या फोर्स मिरर के परपेंडिकुलर है, तो उसका आंसर है हाँ है। यदि है तो यही फोर्स परपेंडिकुलर भी है। तो फोर्स परपेंडिकुलर की जगह डायरेक्ट ये लिख देंगे, कॉस थीटा नहीं डालेंगे। पिछले केस में ऐसा नहीं हुआ था, पिछले केस में ये एंगल पे आ गया था, इसलिए हमें कॉस थीटा लेना पड़ा था। फोर्स इधर था और एरिया परपेंडिकुलर इधर था, इसलिए हमको क्या लेना पड़ा था, यहाँ पे फोर्स का भी एफ कॉस थीटा करना पड़ा था। लेकिन अब एफ फोर्स का एफ कॉस थीटा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स ही है। इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2ia कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी इंटू एरिया ए। एरिया से एरिया कैंसिल कर दो तो तुम्हें रेडिएशन प्रेशर मिल जाएगा 2i बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए ध्यान रखें, हर डेरिवेशन अलग है, कंसेप्चुअली अपने को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आएगा, ये केस नंबर 4 का फॉर्मूला आ गया, 5 का। दिस इज केस नंबर 5। ठीक है, कब है, जब ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, इसका मतलब थीटा बराबर थीटा है, और रिफ्लेक्शन 100% है, और एब्जॉर्प्शन 0% है, तब ये बना है केस ये वाला। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नोट करें फटाफट यहाँ से, रट्टा भी मारना है, बस एक केस और बचा लास्ट। चलिए पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं मैं।
पॉज दबाएं और नीचे, अब एक लास्ट केस और बचा हुआ है, ठीक है। केस नंबर 6 में लाइट आएगी, थोड़ी सी अब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑब्लिक में, 90 डिग्री पे नहीं, ऐसे टेढ़े में। अब बेसिकली ये दो चीजों का केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे अपन ने पहले किया था, केस 1 लेंगे, उसमें ए का मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल एब्जॉर्प्शन, और केस 2 लेंगे, उसमें आर का मल्टीप्लाई कर देंगे रिफ्लेक्शन, और दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करना है वेक्टरली, मतलब वेक्टर के लॉ के अनुसार, वाई वेक्टर मेथड्स। वेक्टर मेथड ऐसा नहीं बोलता है कि अगर 10 इधर लगा है और 10 इधर लगा है तो 20 हो गए। वो एंगल पूछेगा बीच का और फिर उसका रिजल्टेंट निकलेगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है। स्केलर एडिशन नहीं है, क्योंकि फोर्स क्या वेक्टर है। वो बात अलग है कि प्रेशर जो है वो स्केलर है, प्रेशर को सीधे सीधे ऐड कर सकते हो तुम। 10 न्यूटन ऐसा, न्यूटन पर एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा, और 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो भी ऐसा, 20 हो जाएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली एडेड, बट फोर्स शुड बी एडेड बाय द वेक्टर लॉस। तो पहले अपन वेक्टर के लॉ से पहले तो अपन फोर्स निकाले इंडिविजुअल केस 1 और केस 2 के, यानी बेसिकली केस 5 और केस 6 के, और उसके बाद जो है उनको वेक्टर से ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, वैसे तो शॉर्ट में अपन निकाल रहे हैं। तो केस नंबर 6 समझें पहले क्या है। केस नंबर 6, केस नंबर 6 में क्या हुआ कि जो मिरर था या जो भी बॉडी थी वो ऐसी है, और इसके ऊपर जो है लाइट आई, और लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट भी हुई, लेकिन कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब भी हो गया। इसका मतलब ये जो फोटॉन्स हैं जो इसके अंदर आए, इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक भी हुआ, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हुआ वो आर हुआ और जो एब्जॉर्ब हुआ वो ए हुआ। इस तरीके से इस सरफेस ने कुछ हिस्सा रख लिया अपने पास और किसी एंगल पर फेंका, तो उसी एंगल पर यहां पे आया। अब हमने क्या बोला कि केस 6 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 5 एंड 4। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 4 एंड 5। केस 4 में फोर्स याद करो कितना था, फोर्स इन केस 1, केस 4 में फोर्स याद करो, तो ये फोर्स था टोटली एब्जॉर्प्शन के कारण। तो टोटली एब्जॉर्प्शन के कारण केस नंबर 4 में फोर्स कितना था, ये आया था फोर्स केस नंबर 4 में, आई ए कॉस थीटा बाय सी, ठीक है, आई ए कॉस थीटा बाय सी। क्योंकि ये केस 5 है तो किसके ऊपर केस 4 ही होगा, दैट इज आई ए कॉस थीटा बाय सी, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑब्लिक, ऐसा आया था सरफेस। आई ए कॉस थीटा बाय सी और टेढ़ा, ये केस 4 है। आई ए कॉस थीटा बाय सी, आई ए कॉस थीटा बाय सी, and the direction of the force is this, making an angle theta with the normal. This is force due to absorption. लेकिन इसमें तुम्हें a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब तो a% ही एब्जॉर्ब हो रहा है ना, पहले 100% था तो a1 था वहां पर। तो दिस इज द फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज केस नंबर व्हाट, केस नंबर 4। अब केस नंबर 5 से रिफ्लेक्शन का फोर्स निकाल लो कि अगर 100% रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो। केस नंबर 5 से रिफ्लेक्शन का फोर्स ये है, ठीक है, ये वाले से नीचे वाला, सॉरी ये वाला 2ia cos स्क्वायर थीटा बाय सी, और अपवर्ड है 2ia cos थीटा बाय सी, और है कैसा, अपवर्ड। दिस इज द फोर्स, ठीक है। लेकिन इसमें तुम्हें आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण। यहां तक समझ में आई बात, ये रिफ्लेक्शन के कारण है, ये इसके कारण है, और फोर्स इसका जो है वो लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसमें जो फोर्स है मिरर से वो लग रहा है कितना, थीटा एंगल पे, ये थीटा पे,
ये ऊपर की तरफ। अब बेसिकली इस केस में दोनों को जोड़ना है और a बराबर 1 माइनस आर भी पुट करना, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस आर बराबर क्या होता है 1, तो a बराबर क्या होता है 1 माइनस आर। ये वाला इसमें पुट करना है और इन दोनों को वेक्टर से जोड़ना है। वेक्टर से जोड़ना है तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये वाला रिफ्लेक्शन का है, ये वाला एब्जॉर्प्शन का है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में ही थीटा एंगल है। तो जो नेट फोर्स आने वाला है इट इज अंडर रूट ऑफ फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन का स्क्वायर प्लस फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन इंटू फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इंटू एंगल बिटवीन देम का कॉस, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, क्योंकि ये वाला और ये वाले के बीच में कितने का एंगल है, ये स्ट्रेट है और ये इधर है, तो एंगल इज थीटा बिटवीन देम, तो इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। अब इसकी वैल्यू यहां रखो, एफ आर की वैल्यू यहां और एफ ए की वैल्यू यहां रखो और सॉल्व करो इसको। अब सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में क्या किया करो, जो कॉमन होता है वो बाहर ले लिया करो। तो यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, आई ए कॉस थीटा बाई सी, आई ए कॉस थीटा बाई सी कॉमन है, तो आई ए कॉस थीटा बाई सी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाई सी बाहर हो गया। अब अंडर रूट में क्या बचा, ये कॉस थीटा बाहर नहीं हुआ, वो आई ए कॉस थीटा बाई सी का बाहर हुआ। अब एफ आर का जब सब चीजें निकाल ली तुमने तो उसके अंदर एफ ए में तुम्हें सिर्फ ए बचा, आई ए कॉस थीटा बाई सी तो कॉमन ही हो गया ना, ए बचा, जहां पे ए अपने आप में क्या है 1 माइनस आर। तो इसका मतलब एफ ए जहां पे आएगा ना, एफ ए जहां आएगा ना वहां तुम्हें सिर्फ लिखना है 1 माइनस आर। ठीक है, उसको अपन चलो अगली स्टेप में ले लेंगे, अभी ए लिख देता हूं। तो सबसे पहले एफ आर देखो, एफ आर में क्या बचा तुम्हारा 2 बचा और आर बचा। अरे एफ आर में क्या बचा 2 बचा, ये 2 बचा और ये आर बचा। ऐसा इसलिए क्योंकि आई ए कॉस थीटा बाई सी तो तुमने कॉमन ले लिया ना, तो आई ए कॉस थीटा बाई सी तुमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो तुम्हारे पास जो बचा कॉमन के बाद एफ आर दैट इज 2r बाय सी। तो ये जो एफ आर है इसकी जगह लिखना 2r बाय सी, और सी भी नहीं लेना, सी तो आ गया, 2r ही लिखना है बस 2r, और एफ ए की जगह सिर्फ ए लिखना है क्योंकि ये सब कॉमन आ गया, सिर्फ ए ही बचा है तुम्हारे पास यहाँ। तो एफ ए की जगह ए लिखना है, तो ये ए का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2r इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आई ए जो है ना, ये ए छोटा ए नहीं है, ये कैपिटल ए है, एरिया का है। तो एफ नेट इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाय सी अंडर रूट ऑफ, ए की जगह 1 माइनस आर पुट कर दो, तो इट विल बी 4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4r इंटू 1 माइनस आर इंटू कॉस थीटा। बस ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला आ गया जो तुमको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये देगा तुम्हें 6 केस। अब तुम बोलोगे कि आएगा क्या परीक्षा में, तो देखो मेडिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहले 3 केस आते हैं, लेकिन भरोसा कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें 3 ही केस करा के छोड़ दूं, किताबों में ऐसा भी किया हुआ है, कुछ किताब वाले कोचिंग में या टीचर्स 3 केस करा के छोड़ देते हैं। मान लो कि चौथा केस आ गया, 5वां आ गया या 6ठा आ गया, तो फिर अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से तो सिलेक्शन होना या नहीं होना हो जाता। मान लो नहीं हुआ और यही क्वेश्चन आ गया और उसने कहा कि ठीक है ये केस भी आना चाहिए था क्योंकि रेडिएशन प्रेशर पड़ रहे हो, तो 6 हैं तो 6 ही होने चाहिए था। तो उस केस में बताओ कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा और तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। और यदि तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि तुम एक दवाई भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन है इसलिए छोड़ दूं मैं। मालूम पड़ा कि तुमने बोला कि बाकी सब दवाइयां तो याद रह जाती है, 600 दवाइयों में से 599 याद है, एक छोड़ देता हूं, ये वाली कौन सी है जो सांप के काटने पे दी जाती है।
बाकी तो याद है ना, मलेरिया की ये वो सब याद है, बस एक छोड़ दी मैंने जो सांप के काटने पे दी जाए। और मान लो पेशेंट आ गया, उसी समय सांप ने काट लिया उसको जहर वाला, और तुम क्या बोल रहे हो बस यही क्वेश्चन छोड़ के आया था परीक्षा में। तो मेडिकल वाले के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके अंदर कुछ छोड़ ही नहीं सकता वो। हाँ ये जरूर है कि वो दवाइयाँ बनी कैसे ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दवाई याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये जितना भी डेरिवेशन करा है ये तुमको याद करना, करो, नहीं करना समझ में आ गया अच्छी बात है। ये जो पीले डब्बे में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। और जब ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़े बड़े नए नए वायरसेस, कोरोना और पता नहीं कौन कौन से कहाँ से याद रहेंगे, कैसे उनकी दवाइयाँ पता पड़ी। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और एक टेबल बना के जो है वो सब याद करो इसको, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा डेरिवेशन से समझाने के लिए, आया कहाँ से पता होने के लिए, लेकिन फाइनल फॉर्मूला, फाइनल रिजल्ट एक भी केस नहीं छोड़ना है, ठीक। चलिए अब इसका लास्ट और देख लें एक, मतलब लास्ट तो हो ही गया, बस प्रेशर ही तो निकालना रह गया, रेडिएशन प्रेशर। तो अब इसका रेडिएशन प्रेशर भी देख लेते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, मैंने देखे न्यूमेरिकल आए हैं, लेकिन जनरली फर्स्ट 2 केसेस में से ही आए। तो देखते हैं इसको, प्रेशर निकालेंगे इस केस में। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फाइनल फोर्स आया ये परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया? तो तुमने बोला पता नहीं, ये तो बीच में से आएगा कहीं से। भाई कोई सा फोर्स इधर लग रहा है, कोई सा इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट तो बीच में से जाएगा। फिर अपन उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फिर से लें परपेंडिकुलर में डालने में, तो इसमें तो पहले ही हमारा दिमाग खराब हो गया, अब ये बचा हुआ कैसे करें। तो एक सिंपल सी चीज है, प्रेशर स्केलर होता। 2 केसेस के जो आंसर आए थे ना, इसके पहले वाले दोनों केसेस को सीधे जोड़ दो तो प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर में थोड़ी वेक्टर जोड़ना है तुमको। तो उसमें अपन इस फॉर्मूले को यूज ना करते हुए क्या करेंगे कि हम प्रेशर फर्स्ट से 5th केस का और प्रेशर 6th केस का निकालेंगे, उसको सीधा ऐड कर देंगे। बस उसमें आर और ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसमें ये फॉर्मूला ना लगाते हुए हम प्रेशर ऐड करेंगे 5th केस और 6th केस का। सब में कोई ना कोई तरीका होगा ना शॉर्ट करने का, उसको इतना लंबा लंबा कहाँ से कब तक याद रहेगा। तो याद कर लेते हैं के लिए हमने क्या बोला कि प्रेशर जो है वो ऐड स्केलर है। तो क्या बोलते हैं अपन? प्रेशर इज स्केलर, सो ऐड फॉर 5th एंड 4th केस, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो प्रेशर जब सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा था, याद करो क्या था, प्रेशर जब सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा था यहां पे आया था। ये केस 5th है, केस 4th देखेंगे पहले। 4th और 5th ऐड करना है ना। केस 4th ये प्रेशर था आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी, आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी, और ऐड करना था आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी। लेकिन इसमें क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ये ना परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो ए का मल्टीप्लाई होगा। तो पी एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी इंटू 1 माइनस आर, क्योंकि ए प्लस आर इज इक्वल टू 1 है ना, तो ए की जगह 1 माइनस आर आएगा। तो ये तो वाला तुम्हारा प्रेशर ये आया। अब प्रेशर बी का निकाल लो, इट इज 5th के कारण आया, 4th के कारण आया, 4th केस से लाए अपन। अब प्रेशर रिफ्लेक्शन के लिए निकाल लें, ये वाला जो आएगा ये 5th केस से लाएंगे अपन। तो 5th केस में प्रेशर क्या आया था? 5th केस में प्रेशर आया था 2i cos स्क्वायर थीटा बाय सी, 2i cos स्क्वायर थीटा बाय सी। लेकिन इसमें r का मल्टीप्लिकेशन होगा, r का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये दोनों आ गए। अब फाइनली इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा इस केस का प्रेशर आ जाएगा, इस केस का प्रेशर आ जाएगा। तो इस केस में प्रेशर टोटल इज इक्वल टू, कुछ कॉमन निकल रहा है, आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी, आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी कॉमन निकल रहा है। इट इज आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी कॉमन। अंदर क्या बचा? 1 माइनस आर, 1 माइनस आर तो इसका बचा, और आर इसका बचा, और 2 बचा इसका, तो प्लस 2r,
प्लस 2r के कारण ये कितना हो गया, I cos स्क्वायर थीटा बाय c ब्रैकेट में 1 प्लस r। दिस इज द प्रेशर टोटल इन केस लास्ट। ठीक, ये लास्ट केस का प्रेशर, 6th केस का प्रेशर है। ठीक है, बस 6 ही केसेस हैं। अब आपका काम ये है कि ये 6 केसेस के 12 फॉर्मूले, 3 फोर्स के और 3 जो है वो काई के प्रेशर के। ठीक है ना, तो 3 और 3 6 इसके और 6 इसके, कुल मिला के 12 फॉर्मूले एक टेबुलर फॉर्म में बना लें और उसको रट लें। बाकी के डेरिवेशन आपको याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात। चलिए मिलेंगे अगली क्लास।